हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एज एन इंडियन सिटीजन हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे ड्यूटीज़ क्या हैं, जो कि सब कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी, केवल लिटरेसी ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफरेंट जो जूरिस्ट्स हुए हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हुए हैं, डिफरेंट लीगल एक्सपर्ट्स हुए हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हुए हैं वेरियस, और कई सारे थिंकर्स ने इसको अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है। तो कोई कंसेंसस तो नहीं है किसी एक डेफिनेशन पे। सब पॉलिटिकल साइंटिस्ट या जो भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है। बट एक सिंपल डेफिनेशन, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन की बात करें या जो बहुत ही सिंपल है, वो क्या हो सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नथिंग देन दैट इट इज़ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कि कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ और नहीं कि ये सबसे सुप्रीम लॉ है लैंड का। कि भाई इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे बड़ा अगर कोई लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। कि हम कोई भी लॉज बना रहे हैं, बाई लॉज बना रहे हैं, या कोई भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट रिलीज़ कर रही है, या कोई भी XYZ गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लेके आ रही है, वो सब कहीं ना कहीं अकॉर्डेंस में होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के। क्यों? अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा। जैसे कि अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसने कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए एनजैक लेके आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। इससे पहले गवर्नमेंट का ने जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट्स में अमेंडमेंट किए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसके एक पार्ट को पार्शली स्ट्रक डाउन किया था। और अभी हाल ही में रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है उसको चेंज किया है। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल को अपहेल्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसकी, वो उसके अच्छे से फुलफिल कर रहा है। और ये सुप्रीम कोर्ट की ही ड्यूटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को, मोरल्स को अपहोल्ड करे। और दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन एक सोशियो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट भी है कि इसमें हमारे सोशल पॉलिटिकल राइट्स गिवन हैं, और जो कि गवर्न करने के लिए भी कंट्री को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि ये सारे जो प्रोविज़न हैं एक कोडिफाइड किए हुए हैं एक सिंगल बुक में। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुक है जिसमें सारे प्रोविज़न कोडेड हैं। और सबसे ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? यूनाइटेड स्टेट्स का। बट अगर हम बात अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की करें तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि वो लिखा हुआ नहीं होता है, वहाँ पे भी लिखा हुआ है, बट लॉज जो हैं एक सिंगल डॉक्यूमेंट में कोडेड नहीं है, वो स्कैटर्ड से फैले हुए हैं, मतलब अलग अलग जगह फैले हुए हैं, वो स्कैटर्ड हैं। एक हम बेसिक एग्जांपल से रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंस को समझते हैं। जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल बेसिक सा अगर मैं सोचूं तो क्या हो सकता है? बेसिक एग्जांपल ये हो सकता है कि सपोज करो कोई स्टूडेंट है, उसका कोई एग्ज़ाम है, अब एग्ज़ाम का सिलेबस दिया हुआ है, उसमें कई सारे पॉइंट्स डिफाइंड है। अब वो मार्केट में गया, उसने एक ऐसी उसको बुक मिल गई जिसमें उसके जितने भी सिलेबस के जितने पॉइंट सिलेबस में डिफाइंड है उसको सारे एक ही बुक में मिल गए, एक ही जगह, यानी हर पॉइंट सिलेबस का उस बुक में गिवन है। तो बेसिकली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, यानी जो भी उसकी रिक्वायरमेंट थी वो एक ही बुक से फुलफिल्ड हो गई। बट वहीं अनरिटन क्या हो जाएगा कि उसके सिलेबस के पॉइंट जो हैं एक बुक में नहीं है, कुछ पॉइंट उसके एक बुक में हैं, कुछ दूसरी बुक में हैं, कुछ अलग हैं, कुछ वो नेट से सर्च कर रहा है। तो मतलब लिखे वो भी हैं, ऐसा नहीं कि वो लिखे नहीं है, बट क्या है कि वो अलग अलग हैं, स्कैटर्ड से हुए हैं। तो ये इसी टाइप से अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है कि प्रोविज़न सारे लिखे हुए हैं, बट बेसिकली क्या है वो एक जगह कोडिफाइड नहीं है, एक सिंगल लॉ मैनुअल नहीं है, अलग अलग फैले हुए हैं, स्कैटर्ड से हैं। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली जो देखा जाता है वो यूके में है, न्यूजीलैंड में है। ये प्राइम एग्जांपल है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के, यूके और न्यूजीलैंड। अब इसमें एक और पॉइंट क्या है कि ये जो इनके अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक ही बार में फोर्स में नहीं आता, ये इवॉल्व हुआ है ओवर द पीरियड। जैसे यूके में क्या था, जो उनका मैग्ना कार्टा जो लॉ था 1281 में जो आया था, उन्होंने उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना। फिर जो 15 सेंचुरीज में जो लॉ उन्होंने बनाए उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है। ह्यूमन राइट एक्ट जो बनाया 1998 में, उसको भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने मान रखा है। तो मतलब ऐसे कई सारे लॉज जो उनको लगते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ देते हैं। बट क्या है, एक बेसिक सिंगल डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होना चाहिए वो नहीं है। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा बल्कि है, मतलब बहुत ही वास्ट है। ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन
ड्राफ्ट किया गया था तब भी उसमें 395 आर्टिकल्स थे, जिसको हमने 22 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। 8 शेड्यूल्स थे और एक प्रियम्बल था। बट प्रेजेंट में आज तो एटलीस्ट 470 आर्टिकल्स हैं, जिसको हमने 25 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है कन्वीनियंस के लिए, और 12 शेड्यूल हैं और प्रियम्बल अब भी है। शेड्यूल क्या होता है अब हम ये समझते हैं। शेड्यूल कुछ नहीं है, बेसिकली क्या है कि एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम है किसी भी आर्टिकल का। मान लो किसी आर्टिकल में यदि और इन्फॉर्मेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर उसको चाहिए, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो हम उस एक्सप्लेनेशन को, उस इन्फॉर्मेशन को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल है उसमें ना ऐड करके एक अलग से इंक्लूड कर रहे हैं, उसी को हम शेड्यूल बोल देते हैं, जिससे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा और बल्कि सा ना लगे। ऑलरेडी इतना बल्कि है तो और बल्कि हो जाएगा अगर हम सारी इन्फॉर्मेशन को उसी आर्टिकल के अंदर इंक्लूड कर देंगे। तो जैसे कि फर्स्ट शेड्यूल है, जिसमें क्या है कि यूनियन टेरिटरीज़ के नाम और स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, जो आर्टिकल 1 के अंडर भी डिफाइन है। तो अगर हम आर्टिकल 1 के अंडर ही सारे नाम्स और स्टेट्स के नाम और यूनियन टेरिटरीज को अगर वहीं डिफाइन कर देंगे तो काफ़ी आर्टिकल बड़ा सा हो जाएगा, इसलिए हमने क्या है फर्स्ट शेड्यूल में उसको डाल दिया। और सेकंड शेड्यूल में बेसिकली क्या है कि इमोल्यूमेंट्स, अलाउंस और प्रिविलेजेस की बात की गई है, जैसे प्रेसिडेंट की, गवर्नर्स की, स्टेट्स के स्पीकर्स की, और जो चेयरमैन हैं राज्यसभा के, तो और भी कई सारे मेंबर्स के प्रिविलेजेस की वगैरह की, इनके एमोल्यूमेंट्स की बात की गई है। तो अगर इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर देंगे तो बार बार इंक्लूड करना पड़ेगा और वो बल्कि सा भी हो जाएगा, इसलिए हमने क्या इसको सेकंड शेड्यूल में डाल दिया। तो ऐसे ही सारे शेड्यूल में हमने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जिम्मेदारी दी गई कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए इंडिया की, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले कम से कम एटलीस्ट 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने गो थ्रू किया, उनके प्रोविजंस को पढ़ा, और जो जो अच्छे प्रोविज़न लगे वो उन्होंने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर दिया। इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं कई कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन का मिक्सचर कह सकते हैं। या अच्छे जो प्रोविज़न है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिए हैं। अब जो वेरियस सोर्सेज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स से हमने प्रियम्बल लिया, फंडामेंटल राइट्स लिए, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को लिया, और जो फेडरल स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का हमने वो लिया। ठीक है, यूके से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया, सिंगल सिटीजनशिप ली, रूल ऑफ लॉ लिया आर्टिकल 14 में। कनाडा से हमने क्या लिया, क्वाजी फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट का, कि स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन लिया बिटवीन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की पावर का। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर भी हमने कनाडा से ही लिया है। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी ली, जो पार्ट 4 में डिफाइंस हैं। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी हमने आयरलैंड से लिया। फ्रांस से हमने रिपब्लिकन आइडियल्स लिए, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे प्रिंसिपल लिए। साउथ अफ्रीका से हमने प्रोसीजर लिया अमेंडमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन के, और इलेक्शन जो है राज्यसभा के मेंबर्स का किस तरीके से होता है वो भी हमने साउथ अफ्रीका से ही लिया है। और जो जर्मनी का जो वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन था, जो वाइमार रिपब्लिक था, वहाँ पे उससे हमने इमरजेंसी प्रोविजंस लिए हैं। और फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन कर दिया जा सकता है इमरजेंसी में, वो भी हमने वहीं से लिया है। यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटी ली हैं। और सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो जस्टिस हमारे प्रियम्बल में डिफाइन है वो भी हमने यूएसएसआर से ही लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट ली है। और जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स, ये जो आर्टिकल है 301 से 307 के बीच में, ये भी हमने वहीं से लिया है। जापान से हमने जैसे प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। और जो बेसिक फ्रेमवर्क है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बिल्कुल मूल ढांचा है, वो हमने क्या किया, हमने बेसिकली कार्बन कॉपी किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 को। उससे सारे मेन प्रोविजंस आए, जैसे फेडरल स्कीम भी वहीं से आया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी वहीं से आया हुआ है, पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ, या गवर्नर का ऑफिस। ठीक है, ये सब प्रोविज़न वहीं से आए हैं। अब जैसे हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कई सारे सोर्सेज से लिया है, डिफरेंट सोर्सेज से लिया है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स भी काफ़ी सारे हैं। तो पहला क्या है इंपॉर्टेंट, कि सबसे बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कई सारे सोर्सेज से लिया हुआ है। और रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड है, मिक्सचर है, कि कई सारे प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के हम बिल्कुल सिंपल जैसे ऑर्डिनरी लॉ को अमेंड करते हैं इस तरीके से अमेंड कर सकते हैं। और कई सारे लॉज को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविज़न है उनको बिल्कुल रिजिडिटी से अमेंड कर सकते हैं। वहाँ पे मतलब बहुत रिजिड प्रिंसिपल है, जैसे कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए और साथ के साथ रेटिफिकेशन चाहिए हाफ ऑफ द स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर से, तब जाके अमेंड होगा। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरल सिस्टम तो है, बट क्या है कि यूनिटरी बायस, यानी वो सेंटर के फेवर में थोड़ा ज़्यादा है। जहाँ हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर
को चुना है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोविज़न लिया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे एक नया फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, और इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है कि क्या बिल हमारे यहाँ हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है, तो सब इंटीग्रेटेड है। पहले लोअर लेवल पे सबऑर्डिनेट्स कोर्ट हो गए, उसके ऊपर हाई कोर्ट्स हो गए, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट हो गए, और जो ये हायर कोर्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट्स ये हो गए, ये दोनों जो यूनियन लॉज हैं और स्टेट लॉज को सबको इंटरप्रेट करने का काम भी यही करते हैं। और जुडिशरी हमारे यहाँ पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सेकुलर स्टेट की बात की है कि हमारा जो बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई अगर कोई धर्म जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म को समान अधिकार हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की है, यानी 18 से ऊपर का जो भी ह्यूमन होगा सबको वोटिंग का अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स हैं, कहीं बिल्कुल एक्सटेंसिव लिस्ट है फंडामेंटल राइट्स की और ड्यूटीज़ की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सिंगल सिटीजनशिप की हमने बात की है, सिंगल सिटीजनशिप है कि केवल इंडियन की ही सिटीजनशिप है, जबकि यूएसए की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हर सिटीजन के पास डुअल सिटीजनशिप है। जैसे वो यूएस का सिटीजन तो है ही है, बट साथ के साथ वो एक उस स्टेट का भी सिटीजन है जिसमें पैदा होता है। मान लो कोई बंदा कैलिफोर्निया में पैदा हुआ, या मान लीजिए कोई वॉशिंगटन में पैदा हुआ, तो वो वॉशिंगटन का सिटीजन तो है ही है और साथ के साथ यूनाइटेड स्टेट्स का भी सिटीजन है, तो वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप की बात है। बट हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है। इमरजेंसी प्रोविज़न है, इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए 352 जैसे नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। 356 देखेंगे तो जो यहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक होती है स्टेट में तो प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात की गई है। 360 फिनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं, तो कई सारे इमरजेंसी प्रोविजंस हैं इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए। और कई सारी इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनके अलग से प्रिंसिपल्स डिफाइन, उनके ऑब्जेक्टिव डिफाइन है उनको काम करने के लिए। जैसे यूपीएससी हो गया जिसको रिक्रूटमेंट कंडक्ट करने हैं, इलेक्शन कमीशन हो गया इसका काम इलेक्शन कंडक्ट कराना है, कैग का काम जो ऑडिट करने का है, तो उनकी अलग से ड्यूटी है। ठीक, तो उनके इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट से उनका कोई मतलब नहीं है, सब कुछ अलग पावर, सारी उनकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिफाइन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और ये सारे ही खास फीचर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। इतने फीचर्स तो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, पर ये बात है ना कि हर चीज़ में बंदा कमी तो निकालता ही है, ये ह्यूमन नेचर भी है। तो कई सारे क्रिटिक्स ने भी कई सारे क्रिटिसिज्म ढूंढे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अब हम उन क्रिटिसिज्म को देखते हैं कि क्या क्रिटिसिज्म है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जो मेन पहला बात करते हैं वो कहते हैं कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, कि हमने कई सारी जगह से उठाए के अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है, कि मतलब हमने अपना कुछ नहीं किया है, जगह जगह से उठाया और अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना के रख दिया है। और दूसरा जो मेन क्रिटिसिज्म आता है कि ये कार्बन कॉपी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की, कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 को उसी को उठाया और एक नया रूप सा दे के नया अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया है। और तीसरा क्या है कि अन इंडियन और एंटी इंडियन है, कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये पॉलिटिकल ट्रेडिशन और स्पिरिट जो है इंडिया की उसको तो रिफ्लेक्ट करता ही नहीं है, ये बिल्कुल अन इंडियन है। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे उनका एक स्टेटमेंट बहुत ही फेमस है, वो कहते थे, उन्होंने कहा था इसके क्रिटिक में कि हमें तो वीणा और सितार का म्यूज़िक चाहिए था बट हमें इंग्लिश पॉप म्यूज़िक पकड़ा दिया क्रिटिसिज्म में इसके। और चौथा क्या है कि अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्रिटिक्स इसको, कि उनके अनुसार कि ये एक क्रिटिक का कहना है कि ये बिल्कुल ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो गांधी जी को नहीं चाहिए, जो गांधी जी नहीं चाहते थे कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बने, कि इसमें गांधीयन प्रिंसिपल्स की बात ही नहीं की गई, कि विलेज की ऑटोनॉमी होनी चाहिए, विलेज आइडियल्स होने चाहिए, ऐसी पंचायत वगैरह की बात नहीं की गई है। जो बाद में खैर हमने अमेंडमेंट करके पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे भी दिए हैं 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। और एक जो अगला क्रिटिसिज्म आता है कि एलिफेंटन साइज है, मतलब बहुत बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है। कई क्रिटिक्स का कहते हैं कि शायद इसीलिए हमने जो अपनी सील चुनी है कॉन्स्टिट्यूएंट की, इसीलिए शायद एलिफेंट चुनी है, कि क्रिटिसिज्म क्या है कि साइज ही बिल्कुल एलिफेंट जैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन का इतना बड़ा है, इसलिए हमने शायद सील भी एलिफेंट ही चुनी है। और एक जो मेन क्रिटिसिज्म है कि पैराडाइज है फॉर लॉयर्स, कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा लीगल कॉम्प्लेक्स है, तो मतलब जो लेमैन पर्सन के लिए समझना इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि ये टू लीगलिस्टिक है और कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। सर आइवर जेनिंग्स जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, इसको ये वो लॉयर्स का पैराडाइज भी बोलते हैं। और उनके अनुसार क्या है कि लॉयर्स के लिए तो बहुत बढ़िया है। और उसका कारण क्या कह सकते हैं कि जो
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कई सारे मेंबर्स थे या ड्राफ्टिंग कमेटी में वो ज़्यादातर एडवोकेट थे, तो कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस तो आया है कि इसलिए टू लीगलिस्टिक और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। तो ये बेसिकली क्रिटिसिज्म है इस कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है तो एक वीडियो में तो ख़त्म नहीं होने वाला। तो हम अगले वीडियोस में इसके और पार्ट को डिकोड करेंगे कि और क्या क्या फीचर्स हैं और आर्टिकल्स कितने सारे हैं, उनको डिकोड करते रहेंगे आगे ऐसे वीडियो छोटे छोटे डाल के। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपना कोई भी सजेशन हो तो उसको ज़रूर कमेंट डाउन करना, जिससे और इम्प्रूव करने के लिए, कंटेंट इम्प्रूव करने में भी हेल्प होगी और एनकरेजमेंट भी मिलेगा। थैंक यू।